So, greetings everyone and a very good afternoon to all. तो आज हम गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं जो कि न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, विच इज़ एनजीओज एंड द डायनामिक्स ऑफ एनजीओज इन आवर इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी ऑल्सो। अगर देखा जाए सिलेबस का पार्ट, तो GS2 के अंदर क्लियरली उन्होंने रोल ऑफ एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी इन पॉलिटी पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके एक तो काफी स्टैटिक डायनामिक्स और डायमेंशंस रहते हैं कि एनजीओस क्या हैं, एनजीओस के टाइप्स क्या हैं, वो सब चीजें तो हम पढ़ते ही हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम एनजीओस के हो रहे डायनामिक्स पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम देखें कि अगर एनजीओस, पहली बात है क्या, तो एनजीओस का जैसा नाम सजेस्ट करता है, फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो एनजीओ का मतलब हो गया नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी ऐसी संस्थाएं और या ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट का पार्ट तो नहीं है लेकिन गवर्नेंस में हेल्प कर रही हैं। हमने गवर्नेंस का मीनिंग कल देखा था बहुत डिटेल में कि गवर्नेंस क्या क्या होता है, गवर्नेंस में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो हम वही ना, उसी में अगर उसी कड़ी में देखें तो हम ये चीज पाएंगे कि एनजीओ जो हैं वो गवर्नमेंट का पार्ट तो है नहीं लेकिन गवर्नेंस में अपना रोल निभाते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे अब आप या हम लेमैन तरीके से अगर एनजीओ की बात करें तो हम काफी पॉजिटिव इमेज बनाते हैं जनरली, कि हमें पता है कोविड-19 में भी एनजीओ ने कितनी हेल्पफुल मतलब हेल्प शो करी थी। और इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो भी से कि द एनजीओ आर द, कुछ हम पॉजिटिव देख लेते हैं व्हाट। अगर हम बात करें जो हमारे पास पॉजिटिव इमेज है एनजीओ की, एनजीओ आर व्हाट, हार्बिंगर ऑफ चेंज, है कि नहीं। सोसाइटी में कोई चेंज आता है, बिहेवियरल चेंज आता है, तो उसमें एनजीओ हेल्प करते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल था स्वच्छ भारत मिशन, जिसके अंदर जब इंडिया का जो रूरल कल्चर रहा है बहुत समय से ओपन डेफिकेशन का, उसको आप कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज टॉयलेट्स की तरफ लेकर के जाओगे, है ना। तो वो बिहेवियरल चेंज है। सरकार क्या कर सकती है एट द मोस्ट, पैसे दे सकती है, स्कीम बना सकती है। उसने स्कीम बनाई, हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, उसके अंदर उन्होंने पैसे फंड रिलीज करे, और क्या हुआ, उसके तहत घरों में टॉयलेट्स बने या फिर पब्लिक टॉयलेट्स बने। बट अब लोगों का माइंड तो नहीं चेंज करा दोगे ना। जिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोगों को अगर आदत पड़ी हुई है कि ओपन ही डेफिकेट करना है, ठीक है, उसको चेंज करना, इतना रिजिड कॉग्निटिव पैटर्न को चेंज करने में रोल सरकार से ज्यादा एनजीओ का रहा। बात समझ में आई। तो इसलिए मेंस में कई बार क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है कि क्या एनजीओ सरकार के जो गुड गवर्नेंस के या फिर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के या वेलफेयर स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सहायक होते हैं। तो बिल्कुल बेशक होते हैं। तो हम वही देख रहे हैं कि एनजीओ की जो हमारा इमेज है या फिर जो एक ओवरऑल अगर हम एक जिफी में बात करें, तो एनजीओ मोर और लेस पॉजिटिव रोल ही करते हुए आए हैं या करते दिखाई पड़ते हैं। और जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारी एक फेमस डिबेट जो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में चलती है वो होती है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटलिज्म की। क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि कैसा भी डेवलपमेंट अगर हो रहा है, स्पेशली अगर हम इसको डेवलपमेंट को अर्बनाइजेशन से जोड़ लें, तो अगर आप अर्बनाइज कर रहे हो, कोई भी जगह ले रहे हो, वहां पे कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, कुछ ना कुछ उसका एनवायरमेंटल फुटप्रिंट जरूर आएगा, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट, आपका एनवायरमेंट डिग्रेड हो ही रहा होगा कहीं पे भी आप कोई भी अर्बनाइजेशन करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करोगे, एग्री। तो अब इसमें क्या है, एनजीओ का रोल ये हो जाता है कि दे डू एडवोकेसी, ठीक है, कि आपका ये एनवायरमेंट का हिस्सा कहीं ना कहीं निग्लेक्ट ना हो जाए। जैसे हमने देखा केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसके अंदर भी सेम चीज हुई कि हमको सिल्वर लाइन डेवलप करनी थी। इट इज लाइक एक ट्रेन का रूट है जो आपका समय बचाएगा, लाइक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हम बात करते हैं अर्बन की। तो भाई लेकिन वही बात है ना, उसके चक्कर में आप इतने सारे ट्रीज काट रहे हो, ठीक है, तो क्या वो सही है? देखो सही तो नहीं है, बट वही चीज है ना कि उस फुटप्रिंट को आप कैसे खत्म कर रहे हो या फिर कंपनसेट कैसे कर रहे हो, उसका पूरा ध्यान दिया जाए।
तो इसी को देखा जाए तो इस साल के ही GS3 के पेपर में 2024 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनजीओज इन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ये उन्होंने डायनेमिक क्वेश्चन बना के दिया। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है, ये एक स्टैटिक मतलब सिलेबस का स्टैटिक पार्ट है GS3 का, बट इन्होंने कहा उसको पूछ लिया लिंक करके करंट से कि एनजीओज का रोल बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। फिर हमने बाकी देखा कि क्या ग्रास रूट सर्विस डिलीवरी में हेल्प करते हैं। ग्रास रूट सर्विस डिलीवरी का मतलब हुआ अगेन वही बात, सेंटर गवर्नमेंट कहां बैठी है, दिल्ली में। फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट कहां बैठी है, स्टेट की कैपिटल में। आपकी अर्बन लोकल बॉडी कहां बैठी है, जहां जहां म्यूनिसिपैलिटीज हैं। ठीक है, बट अगर हम थोड़ा सा इंडिया का सिनेरियो देखें तो हमें पता है कि 65% ऑफ इंडिया इज नॉन अर्बन यानी रूरल। 65% ऑफ इंडिया रूरल क्षेत्र में निवास कर रहा है। तो अगर हम किसी भी गवर्नमेंट स्कीम की टारगेटिंग की बात करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है, रूरल क्षेत्रों में। तो सब इसलिए हम बोलते हैं कि जो एनजीओ होते हैं वो बॉटम्स अप अप्रोच में हेल्प करते हैं, यानी ग्रास रूट, या फिर इसका एक वर्ड होता है लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी। एकदम एंड में जाकर के सर्विस डिलीवरी करने में सरकार की ही पॉलिसियां हैं, सरकार का ही पैसा है, सरकार ही सब कुछ कर रही है, बट उसको उसके निर्धारित बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, एनजीओ। यार ये तो सब बहुत पॉजिटिव रोल है, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है। हम देख रहे हैं 2-3 साल से न्यूज में चल रहा है FCRA। क्या है ये, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को रेगुलेट करने का एक एक्ट है। क्या कि हमें पता है भाई एनजीओ जो होते हैं वो, अब ऑब्वियसली सरकार उनको पैसा नहीं दे रही, राइट, वो नॉन गवर्नमेंटल हैं, तो उनको पैसा आएगा कहां से, वॉलंटियरिज्म के थ्रू। ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन उनको पैसा देंगी। ठीक है, तो वही चीज है कि काफी बार ऐसा होता है कि एनजीओ के पास पैसा कहां से आ रहा है, फॉरेन नेशन से आ रहा है। अच्छा, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उठ रही है वो किसके, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में उठ रही है, कोई बता सकता है किस में उठ रही है वो। इट इज यूएस एड। आपने सुना होगा, अभी ट्रंप के अंडर जब से यूएसए में आया है, उसने एक डिपार्टमेंट बनाया है DOGE। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि भाई हमारी जो सरकार है उसमें जो टैक्स पेयर का मनी आ रहा है, ठीक है, एज अ रेवेन्यू, वो हम लोग दूसरे दूसरे कंट्रीज में बहुत जगह लगा रहे हैं अनावश्यक तरीके से। ये ट्रंप का कहना है। कैसे, तो इसने ऑब्वियसली इसके अंदर इलॉन मस्क को बैठाया है। अब इलॉन मस्क जो है वो तुम्हें पता है बिजनेसमैन, ट्रंप भी हमें पता है बिजनेसमैन, तो दोनों कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी है यूएस एड। ये ध्यान रखना, ये एनजीओ नहीं है, ये यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी है यूएस एड। नाम ही उसका बता रहा है, क्या है ये, यूएस की एक ऐसी संस्था जो एड प्रोवाइड करती है। ठीक है, कैसा एड, डेवलपमेंटल एड। कैसा डेवलपमेंटल, सिविलियन वाला, मिलिट्री नहीं। एक सिविलियन एड प्रोवाइड करती है कंट्रीज को जहां पर डेवलपमेंट लाना है। ठीक है, अभी इनका एक पेपर रिलीज होता है, किसका, डॉगे डिपार्टमेंट का। उसमें ये कहते हैं कि भाई यूएस एड की फंडिंग सरकार रोके, क्यों, क्योंकि उनका मानना था कि ये पैसा यूएस गवर्नमेंट का या फिर यूएस टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रही है। ये तो चलो उनकी तरफ से लेंस हो गया, बट एक्चुअली में यूएस एड कर क्या रहा था, अभी इसका प्लान था $21 मिलियन। ठीक है, $21 मिलियन कहां देना था, इंडिया में। किस चीज के लिए, वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए। बात समझिएगा, वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए, कहां पे, इंडिया में। अब ये तो इसने लिखा है, हमने क्या बताया, यूएस एड कोई एनजीओ तो है नहीं, ऑब्वियसली यूएस एड तुम्हारा जो पैसा देगा वो सरकार को भी नहीं देगा। ठीक है, मतलब ये ना कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो ये इंडियन गवर्नमेंट को पैसा नहीं देगा। अब इसका टारगेट था कि हमें $21 मिलियन पंप करना है इंडिया में, और टारगेट क्या लिखा हुआ है, वोटर टर्नआउट बढ़ाना है। ठीक, तो ये पैसा देगा किसको, एनजीओ को। अब समझ में आई बात, बाहर की कंट्री की एक संस्था, एड संस्था, इंडिया के एनजीओ को पैसा दे रही है कि हमें इस वोटर टर्नआउट बढ़ाना है। अब वो वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ाती,
कैसे भी बढ़ाती, मतलब कुछ भी वो कर सकती थी, राइट। मतलब वो हो सकता है वोटर्स को पोलराइज करके वोटर मतलब टर्नआउट बढ़ाती। वो कह सकती थी कि आप जिन वोटर्स के लिए वो पैसा दे रही है, या फिर मान लो जिस चीज में लगवा रही है, किस तरह की कैंपेन्स करवा रही है, किस तरह का प्रोपेगेंडा करवा रही है, वो एनजीओ को इस तरीके से कहती है कि लोगों को ब्रेन वॉश कर दो कि भाई इसी पार्टी को वोट देना है, या फिर इस सेगमेंट को वोट देना है, या फिर इस तरीके से करना है, या फिर कुछ और, एनीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता था, बिकॉज ये फॉरेन से पैसा आ रहा है, हमें नहीं पता इसमें क्या चल रहा है। समझ में आई बात। तो ये एक एनजीओ का बहुत बड़ा लूप होल हो जाता है कि जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते हैं। एक और बात है, ऐसा ही एक केस हुआ था मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का, इसका मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, एमओसी, ठीक है। ये तो आपकी वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था एनजीओ। इनका क्या सिस्टम था भाई, ये वैसे तो आपका पता है मदर टेरेसा के समय का एनजीओ है, मतलब मदर टेरेसा ने जो संस्था चालू की थी वही आगे चल के आज मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से एक एनजीओ है, ठीक। इसका इंडिया में भी दबदबा था, है, लेकिन अब बहुत कम हो गया। रीजन था क्या हुआ, मतलब इससे जो इशू निकला वो ये था कि भाई एलिजिडली under the garb of serving social justice or social welfare or anything, they were somewhere indoctrinating Indian people towards Christianity, यानी रिलीजियस कन्वर्जन, जो कि फंडामेंटल राइट के बिल्कुल खिलाफ है। हमारा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके अंदर कहीं ना कहीं आप देखोगे नीचे लिखा भी हुआ है, इट डज नॉट मीन, जो फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है डज नॉट मीन कि फोर्स्ड कन्वर्जन, ठीक है, इट डज नॉट अप्लाई टू फोर्स्ड कन्वर्जन्स। बट ये एनजीओ क्या कर रही थी, अपनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स या फिर सोशल वेलफेयर पॉलिसीज के तहत कहीं ना कहीं रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन को भी प्रमोट कर रही थी कि क्रिश्चियनिटी में आप तब्दील हो जाइए, लोगों को ब्रेन वॉश कर रही थी। सी क्या हो रहा था, एनजीओ का एक अदर साइड भी दिख रहा था। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है, हम लोग एनजीओ को बहुत पॉजिटिव रोल में देखते आए हैं जितना हमको पता भी रहता है, बट ये जो फॉरेन लिंक्ड अगर जब फंडिंग हो रही है तो एनजीओ का एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल भी दिखाई पड़ता है। इसलिए जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, इन्होंने क्या बोला था, एनजीओ और सिविल सोसाइटी जो है हमारी, तो क्या बोला था, एज अ हार्बिंगर ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, ठीक है, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर, मतलब ये जो एनजीओ वगैरह हैं ये कहीं ना कहीं एक इस तरीके का वॉरफेयर लेके आएंगी। देखो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वॉरफेयर पर हम नहीं जा रहे, बट इतना समझ लो कि थर्ड जनरेशन वॉरफेयर की तरफ ये चीज है कि भाई थोड़ा प्रिडिक्टेबल लाइन पे होता है, ट्रेडिशनल लाइन पे होता है, हमें पता होता है कि भाई वेपन से हो रहा है, आर्म से हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, मिलिट्री से हो रहा है, टेररिज्म से हो रहा है, क्या हो रहा है। फोर्थ जनरेशन भाई और खतरनाक हो जाता है, क्यों, क्योंकि सिविल सोसाइटी के थ्रू हो रहा है, एक ऐसे चैनल के थ्रू हो रहा है जिससे आप उसको वॉरफेयर समझोगे ही नहीं, खतरा समझोगे ही नहीं, लेकिन वो आपकी इस कंट्री को खोखला कर रही है, जैसे यही चीज हो गई, यानी इंटरनल सिक्योरिटी पे वार कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट। तो इसलिए इन्होंने बोला था कि जो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है कहीं ना कहीं इसका सोर्स बन रहे हैं आजकल एनजीओ, और क्योंकि हमारे एनएसए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप इस सिचुएशन की ग्रेविटी समझ सकते हैं। और रिसेंट यूएसएड वाली चीज, ये चीज कहीं ना कहीं शो करती है कि कितना बड़ा लिंक होता है, अगर फॉरेन फंडेड एनजीओ पे थोड़ी सी नजर ना रखी जाए तो दे कैन critically hamper the internal security of the country and also the unity and integrity of the nation, which is what, which is the basic structure also। हमें पता है ना केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दी गई थी, उसमें से एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो अगर कोई भी एनजीओ इस तरीके की एक्टिविटी में पाया जा रहा है तो इट इज सीधे सीधे हार्मिंग व्हाट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो थैंक यू क्लास, गुड इवनिंग एवरीवन।